हेलो बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट के बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर करेंगे। आपको क्विक रिवाइज हो सके इसलिए हम लोग ये नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करें। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ 11। द नेम ऑफ यूनिट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हाँ, इस यूनिट में टोटल 4 चैप्टर इंक्लूडेड है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। हम सारे चैप्टर के बारे में डिटेल में। अब देखो, आपने नीट 2025 का पेपर देखा होगा। उसमें आप लोगों को एक रियलाइज हुआ है कि बहुत मतलब इस बार तो स्पेसिफिकली लेकिन कोई भी यूनिट के पहले किसी साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन ली होती है या यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी, वहां से भी क्वेश्चन। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो इस यूनिट के बिगिनिंग में हम लोगों को एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट मेयर और अर्नस्ट मेयर करके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब देखो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। उनका बर्थ दिया है, डेथ दी है, उनका एजुकेशन दिया है, उनके अचीवमेंट दिए। और बेसिकली इन पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आएगा तो क्वेश्चन किस बात पे आएगा? उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके उस यूनिट से रिलेटेड जितने चैप्टर थे उसमें उनका स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, इसके बाद। ओके, so like the the Ernest Mayr is also called as Darwin of the 20th century। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज कॉल्ड एज डार्विन ऑफ द 20th century? ये क्वेश्चन बनता है। तो द आंसर इज अर्नेस्ट मेयर। आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए भी। उसके बाद उनकी लाइक इस सारे चैप्टर्स से रिलेटेड एक और एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ही ऑल्सो पायोनियर्ड द currently accepted definition of biological species। बायोलॉजिकल स्पीशीज को जो हम लोग डिफाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो अर्नेस्ट मेयर ने हम लोगों को दी हुई थी। जब हम स्पीशीज के बारे में पढ़ने वाले तब मैं आपको उसकी डेफिनेशन जो उन्होंने दी थी वो बताएंगे। एंड लाइक आई विल टेल यू हु कॉइंड द टर्म स्पीशीज। देखो, ये दोनों अलग चीजें। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज एंड हु कॉइंड द टर्म स्पीशीज, ये दो अलग चीजें। उसको हम उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब ही क्या है? हम सब लोग लिविंग है, बट हमारे आजू बाजू बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है लाइक जिनको हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे आपके घर में पंखा होता है, लाइक इफ आई आस्क यू वेदर इट इज अ लिविंग और नॉट, यू विल इमीडिएटली टेल मी इट इज नॉन लिविंग। मैं आपको पूछूं मैं कौन हूँ, मैं लिविंग हूँ या नॉन लिविंग हूँ? बट ऑब्वियसली यू विल से सर यू आर लिविंग। हाँ, लिविंग ही बुलाना, तो आई एम लिविंग। ओके, या आपके घर में पेट होगा, डॉग होगा, कैट होगी, पैरेट होगा, जो कुछ होगा आपके घर में, तो लाइक दोज आर ऑल लिविंग। कभी कभार आपको घर के वॉल पे लाइक लिजर्ड दिखाई देगी, कहीं ना कहीं पे कॉकरोच दिखाई देंगे। इनको क्या बुलाएंगे हम लोग? लिविंग बुलाएंगे। तो हाउ डू वी डिफाइन लिविंग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। When I ask you whether I am living or not, or whether the fan is living or not, you immediately somewhere in your mind applied certain characteristics or certain properties, certain criteria, and on the basis of that, you started giving the like label. Whether the given thing, like when I said fan, when I said dog, when I said myself, like आप लोगों ने कुछ क्राइटेरिया अप्लाई किया। हाँ, ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो लिविंग है, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तो नॉन। ओके, तो लिविंग के बारे में जब हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोगों को उनकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ना लाइक इम्प्लाइड है। तो देखो, हम लोग लाइक वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों को लाइक एनसीईआरटी में 5 क्राइटेरिया दिए, 5 हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स दिए टू डिफाइन लिविंग and non-living. So first criteria or characteristic of all living organisms is growth। देखो, मैं पहले सारे लिस्ट करवा कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज reproduction। Second one is reproduction। Third characteristic that is mentioned there is metabolism। Fourth characteristic or fourth criteria that is mentioned there is
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो एनसीईआरटी में ना इतना डिटेल में इसके बारे में बताया नहीं है, हम लोग थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ वन इज फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में हम अब एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बात, बिफोर आई फॉरगेट, आप लोगों के पास अगर नई एनसीईआरटी है तो आपके एनसीईआरटी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स और क्राइटेरिया ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। नई एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं है। हाँ, बट दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन योर नीट सिलेबस। ये नीट में है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एनएमसी में, एनटीए ने इसको निकाला नहीं है, ये पार्ट इंक्लूडेड। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो, लेट्स बिगिन विद द वन बाय वन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ग्रोथ। लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्रोथ। नाउ ग्रोथ, हाउ डू वी डिफाइन द ग्रोथ? ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर एज वेल एज इंक्रीज इन मास। इन दो चीजों में अगर इंक्रीज हो रहा है, आइदर नंबर में हो रहा है या मास में हो रहा है। मास मतलब लाइक हम थोड़ा सा और लाइक पूरा प्रॉपर फिजिक्स वाले मास में नहीं जाएंगे, पर मास मतलब यहाँ पे हम वेट या नंबर ऑफ सेल्स ऐसे भी बात करते हैं। So whenever there is an increase in number and increase in mass in an organism, we can call it the organism is growing. Increase in number and increase in mass. सपोज मैं आपको एक इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही इजी, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। ये देखो, सपोज मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल, मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल, कुछ टाइम बाद इसकी 2 हो गई, और सर्टन टाइम बाद इस 2 की 4 हो गई। तो देर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन नंबर, बराबर है। अब आप बोलोगे सर इंक्रीज इन मास का भी बताओ। ऐसे बताऊंगा, क्यों ना बताओ। चलो, आप लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे, आपका वेट होगा शायद 18 से 20 22 केजी ऑन एन एवरेज, हम मान लेते। एक 10 11 साल के बच्चे का वेट अराउंड वहां पे 20 केजी के अराउंड, बराबर है। आज आप 10th में आ चुके हो, 10th पास हो चुका है, आप 11th में आ चुके हो, मतलब 16+ ईयर्स के हो। इस 6 7 साल में आपका वेट, आइडियली आपकी हाइट एंड वेट, आपका ग्रोइंग एज है, तो आपका वेट अराउंड 40 केजी के आसपास होगा, प्लस माइनस उसमें पकड़ लो, हर एक की अलग अलग है। तो यू हैव ग्रोन इन द मास, यू हैव नॉट ग्रोन इन द नंबर। आपके एक के दो, दो के चार कॉपीज नहीं बनी, आपके मम्मी पापा क्या परेशान हो जाते। आप सोचो, आपके जैसे 2 4 और है घर में, आपकी जेरोक्स कॉपी, कार्बन कॉपी, तो मम्मी पापा बेचारे। तो आपके केस में, दैट इज हायर ऑर्गेनिज्म के केस में, देयर इज ग्रोथ इन केस ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास में ग्रोथ। इन केस ऑफ बैक्टीरिया के मान लेते, या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में मान लेते, देयर इज इंक्रीज इन नंबर। इनमें इंक्रीज इन मास क्यों नहीं बोल सकते? देखो ना, एक बैक्टीरियल सेल क्या बढ़ बढ़ कर रहते, क्या बढ़, कितनी भी सेल्स बढ़ते, तो उसके पर्सपेक्टिव में इंक्रीज इन मास इज नेग्लिजिबल, बट इंक्रीज इन नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज इन मास इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन इंक्रीज इन। ओके, अब मैंने और भी 2 इंपॉर्टेंट वर्ड लिख कर रखे, देखो आप लोगों को दिख रहे हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट एंड ग्रोथ इन केस ऑफ एनिमल्स, ऐसे 2 अलग अलग चीजें लिखी। तो देखो, इन केस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, इट इज लाइफ लॉन्ग, वॉट एवर द लाइफ पीरियड ऑफ दैट प्लांट, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। बट इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज लिमिटेड अप टू सर्टन एज, सर्टन एज। अब देखो, मैं मानता हूं, या आप लोग देख लोगे, लाइक पिछले 2 3 साल में आपकी हाइट, थोड़ा सा वेट, मसल अच्छे से बढ़े होंगे। मसल बढ़ने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो नहीं पड़ती है, वो बात अलग है। बट लाइक आपका मास बढ़ा है, आपकी हाइट बढ़ी है, आपका वेट भी बढ़ा है,
लाइक एज सुन एज यू विल पास द 12 डॉक्टर बनने के लिए जाओगे, हाँ, और एमबीबीएस कॉलेज, तो उसके बाद देखो आपका मार्क्स या आपकी हाइट शायद ही बढ़ेगी, शायद किसी की एक हाथ बढ़ सकती है, हर एक की, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 18 आवर हाइट स्टॉप इंक्रीज. So in case of animals, the growth is limited up to certain age. But in case of plants, growth is continuous and it is lifelong process. हर वक्त चलती रहेगी ये, इसमें इमीडिएटली रुकावट आने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है. इन केस ऑफ प्लांट के केस में ये आपको ट्रू करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आता है. इन केस ऑफ प्लांट द ग्रोथ इज कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, while in case of animals it is limited up to the certain age. हाँ, लिमिटेड, उसके बाद उनकी एनिमल्स में ग्रोथ नहीं है. याद है, समझ में आया. अब देखो मैंने यहाँ पे और एक क्राइटेरिया बोला है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास. तो ना एक बात कर लेते, देखो सपोज आप लोग ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये आपने पानी लिया है बोतल में, उसमें डाला हुआ है आपने, ये वाटर है, इसमें आपने डाला हुआ है सॉल्ट, इसको बनाया आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन थोड़ा केमिस्ट्री इतना सब लोगों को आता है, जो मालूम है, इट इज अ सॉल्ट वाटर. मैं इसको लेबल कर देता हूँ सॉल्ट वाटर. ये सॉल्ट, सैचुरेटेड सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट. अब देखो आप लोगों ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें क्या डाल के रखा, एक थ्रेड डाल, ये है थ्रेड, और इसको रखा आपने धूप अगले 2-3 दिन, अभी बारिश का सीजन है पर ठीक है, आप 4-5 दिन. तो आप लोगों ने जो थ्रेड उसमें लाइक इमर्स करके या उसके अंदर डाल के रखा हो, 2-3 दिन बाद जब उसमें से मैक्सिमम वाटर इवेपोरेट हो जाएगा या ऑलमोस्ट ऑल वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो आप लोगों को दिखाई क्या दिखा रही है, आपका थ्रेड है, उसके ऊपर देयर विल बी द ग्रोथ ऑफ दिस सॉल्ट. या सपोज आप मान लेते हैं कि एक हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इस थ्रेड का वेट किया था, ये था सपोज 1 ग्राम, सपोज उतना ही होगा, 1 kg का तो थ्रेड मिलेगी हम लोग, 1 ग्राम अराउंड पकड़ लो, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा. एंड ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद आपने इसका वेट किया, वापस उसका वजन किया, आपको मिला ये 1.3 ग्राम सपोज. तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर देयर इज इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास. तो इस केस में क्या कैन यू से देयर इज अ ग्रोथ, बताओ. उसमें क्या था, पहला इनिशियल वेट क्या था, 1 ग्राम. देखते इतना नहीं होगा पर फिर भी एक मान लेते. हाँ, और उसको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद उसका वजन किया आप लोगों ने 1.3 ग्राम, तो वेट तो बढ़ा, मास तो बढ़ा. तो कैन यू से द सॉल्ट इज ग्रोइंग और द थ्रेड इज ग्रोइंग, वट एवर. नो, हम इसको नहीं बुला सकते. क्यों, क्यों नहीं बुला सकते, बिकॉज दिस इज जस्ट accumulation of salt. There is no growth. बट इससे आपको क्या पता चलता है, देखो इंक्रीज इन मास, इफ वी कंसीडर द ग्रोथ इन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन मास, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. देखो हम लोगों ने अगर ऐसे समझा कि इफ वी कंसीडर इंक्रीज इन मास, ये क्राइटेरिया हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रखा, तो उस केस में हम लोगों को क्या पता चलता है, इंक्रीज इन मास कैन बी शोन बाय नॉन लिविंग थिंग्स. इसके आप लोगों को एग्जांपल दिए, देखो माउंटेन दिया है, बोल्डर दिया है, सैंड माउंट दिया है. हाँ, आप अगर लाइक राजस्थान से या डेजर्ट एरिया से या कभी आकर गए हो, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे विंड ब्लो करती है तो यहाँ से उठकर मिट्टी वहां पे चली, वहां पे एकदम सैंड माउंट, तो वहां पे वो ग्रो हुई क्या, एक्टिविटी. आप अगर पुणे से हो या मुंबई से हो या ऐसे कोई सिटी से हो, तो आप लोग देखते होंगे कल रात जब घर में पहुंचे थे तो एक रोड तो बहुत अच्छा खासा प्लेन था,
कल सुबह उठकर क्लास के लिए कोचिंग के लिए आने के लिए निकले तो वहां पे इतना बड़ा गड्ढा बना है, इतना बड़ा सैंड माउंट बना है या बोल्डर बना है, तो कहीं से भी खोद के वहां पे पूरा बना है। तो इज इट ग्रोथ? नो, दैट इज नॉट अ ग्रोथ। तो दैट्स वाई growth cannot be, or growth is not defining property of living organism. Defining property, ये डिफाइनिंग नहीं है। Why? Because non-living things can grow by increasing. अगर डिफाइनिंग बुलाना है ना तो दो क्राइटेरिया है। It should be shown by only living organism and it should be shown by all living organisms without exception. इसे मैंने क्या बोला है समझा नहीं तो वापस एक बार रिवाइंड कर लो या मैं रिपीट करूँ। If any property or any characteristic, if we have to call it as a defining for the growth or for the living organism, so that property must be shown by only living organisms and by all living organisms without any exception. तो इस केस में हम इंक्रीज इन मास को अगर हम क्राइटेरिया बनाते हैं तो इंक्रीज इन मास के क्राइटेरिया के साथ नॉन लिविंग कैन ग्रो बाय एक्यूमुलेशन। हम मानते हैं एक्यूमुलेशन है बट देयर इज इंक्रीज इन मास, so it is not a defining property because non-living things can grow by accumulation of. ओके, आई बात समझ में? तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखो, मैं जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद देखो क्या आता है, reproduction. The second characteristic of all living organisms is the reproduction. Tell me, why do organisms reproduce? Whether it is a unicellular organism, whether it is a multicellular organism, all living organisms reproduction grow, ठीक है, ये reproduce। उसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट देखो, why do organisms reproduce? आप लोगों को 10th में चैप्टर था, उसका टाइटल ही था why do organisms reproduce, सीबीएसई वाली, बराबर है। तो क्या है, लाइक इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द स्पीशीज और द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज organisms need to reproduce. Reproduction मतलब क्या? Like the reproduction is the formation of new identical or similar copies. So there are two types of reproduction, हम लोगों को मालूम है, asexual and sexual. When we talk about the asexual reproduction, we have different types of methods such as budding. This is shown by E या हाइड्रा भी है। क्या करते हैं, ये हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये ई से या हाइड्रा में हाइड्रा निकल रहा हूँ, बहुत छोटा सा होता है हाइड्रा। Like whenever it wants to grow or reproduce, what it does, it produces a small bud। पहले ये यहाँ पे छोटा सा ऐसा एक आउटग्रोथ आता है इसको। Now this outgrowth, ये आउटग्रोथ जो है, like it will grow completely and it will detach from the body of the parent hydra, and it will form the small. This is what is budding. It is a asexual mode of breeding. यहाँ पे कहीं पे भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं, तो इसको या सेकेंड टाइप है हमारा लाइक उसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज शोन बाय द स्पायरोगायरा। Spyrogairus fragmentation. And third one is regeneration. Regeneration it is shown by planary। अब फ्रेगमेंटेशन एंड इसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं कि इसमें देखो, सपोज ये स्पायरोगायरा है, मैं ग्रीन कलर से निकालता हूँ, स्पायरोगायरा ग्रीन होता है, स्पायरोगायरा है,
बॉल है, चाहिए पायरेलिया रिंग, क्लोरोफिल है। हाँ ऐसे है। अब देखो इसमें होगा क्या, यहाँ से उसके फ्रैगमेंट्स बनेंगे, कहीं से भी, इससे कहीं से भी बन, एंड द टू फ्रैगमेंट विल स्टार्ट ग्रोइंग इन द टू न्यू स्पाइरल। बहुत रफ डायग्राम निकालिए, see, उसका फ्रैगमेंट बन जाएगा और इट विल स्टार्ट ग्रो। इन केस ऑफ प्लानेरिया क्या होता है देखते, जो रीजनरेशन की हम बात कर रहे हैं ना, ट्रू रीजनरेशन कैन बी सीन इन केस ऑफ प्लानेरिया। प्लानेरिया छोटा सा दिखने में, इट बिलोंग्स टू प्लेटफॉर्म, इफ यू रिमेंबर बाय। सपोज इसके यहाँ से एक कट हो गया, मैंने कहीं से भी किया है, एक ही किया है, ऐसे जरूरी नहीं एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते, तो उस केस में होगा क्या देखो, एंड द न्यू स्पायरोगायरा, लॉस्ट पार्ट ऑफ स्पायरोगायरा विल बी फॉर्म। बट इसमें और ज्यादा सरप्राइजिंग क्या है देखो, उसका जो छोटा सा पार्ट था ना, दैट विल ऑल्सो ग्रो इनटू द न्यू स्पायरो, सॉरी प्लानेरिया, नॉट स्पायरोगायरा। आप अगर उसके 10 टुकड़े बनाओगे तो उसमें से 10 टुकड़ों से ये नए 10 प्लानेरिया बनाए, तो इसको ट्रू रीजनरेशन बुलाते हैं। जितने सारे फ्रैगमेंट बनेंगे, जितने सारे पीसेस बनेंगे, उससे नया प्लानेरिया ये बनाता है। ओके, तो ये था असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज शोन बाय द ऑल हायर प्लांट एंड एनिमल, दे शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, द टू पार्टनर्स विल बी इन्वॉल्वड एंड एवरीथिंग। Bacteria they reproduce, or unicellular organisms they reproduce by the fission method और binary fission। मतलब देखो एक से एक सेल की दो होगी। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम लोग लाइक रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, इनको हम लोग को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दे ग्रो मीन्स दे रिप्रोड्यूस, उनके केस में ये डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट उनके केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, ऐसे लाइनें इंटरचेंज, बोथ ऑफ देम आर सिनोनिमस। ओके, इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसमें क्वेश्चन आता है बहुत बार, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस, और ऑप्शन में आते हैं आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, वहां पे किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम होगा, शायद इस्चरिशिया को या अमीबा, ऐसे कुछ ऑप्शन में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑफ नॉट। जितने मल्टी सेल्युलर है उनके केस में अलग अलग तरीके से होगा, बट इट इज नॉट सिनोनिमस। बट इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इट इज। आई बात समझ में मैंने क्या बताया? आर यू ऑल गेटिंग मी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम उसी के केस में, वेदर द रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। देखो किसी भी फीचर को डिफाइनिंग बनने के लिए मैंने दो क्राइटेरिया है, ऑल living organisms show it and only living organisms show it. So no non-living organism or no non-living thing, organism ये भी कर सकते हैं, no non-living thing can reproduce। देखो ऐसे नहीं ना होता कि आपके घर में आपके पापा के पास आईफोन 16 प्रो मैक्स 7 GB का, पापा ने एक दिन उसको लॉकर में या कहीं पे को बंद करके रखा है, दूसरे दिन दो हो गए, वाह इतना बढ़िया ना, खरीदना नहीं पड़ता। पर ऐसे होता है क्या? तो नो नॉन लिविंग, मैंने मोबाइल एक एग्जांपल दिया है, ऐसी कोई भी नॉन लिविंग थिंग है वो खुद से रिप्रोड्यूस, उसकी कॉपी नहीं बने, बराबर है। तो नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, बट इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो म्यूल, मालूम है आप लोगों को म्यूल? म्यूल इज अ हाइब्रिड ऑफ मेल डोंकी इन क्रॉस विद अ फीमेल हॉर्स। अगर मैं आपको होमवर्क के लिए एक बता रहा हूं, मैंने यही अगर उल्टा कर दिया, फीमेल डोंकी
इज क्रॉस विद अ मेल हॉर्स, तो इसको क्या बुलाते हैं मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ इनको क्या बुलाएंगे। हाँ, ये देखो ये है कि दूसरा है वर्कर बी इन केस ऑफ हनी बी, वर्कर बी, एंड और एक है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। अब नाइदर दे ऑफ कैन रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन इज absent in this one. Reproduction is not possible in म्यूल में, वर्कर बीज में, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स में, इनफर्टाइल ही बोला दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो अब देखो रेस्ट ऑल द क्राइटेरिया दे फॉलो फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे ग्रो, ओके, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वर्कर बीज के केस में, इनफर्टाइल। so because of this reproduction is not defining properly, it is not a defining property, क्यों? Because there are certain living organisms that cannot reproduce। देखो एसेशन रीजन के लिए ये आ सकता है, हाँ, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं एसेशन रीजन टाइप ऑफ, व्हाई reproduction is not all inclusive defining, because there are certain living organisms such as mule, worker bees, fertile couple, they cannot reproduce। आई बात समझ में? Now let's move to the next part, that is the third criteria, the third characteristic of living organism, that is metabolism. Now metabolism is inherently a combination of two terms, that is catabolism and anabolism। इन दोनों को मिलकर हम लाइक टुगेदर वी कॉल इट एज अ मेटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? दैट इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल टू सिंपल वन, इसी को हम बुलाते हैं डिस्ट्रक्टिव फेज, इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? डिस्ट्रक्टिव फेज, बराबर है। और एनाबोलिज्म इज एग्जैक्टली अपोजिट, सिंपल सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स वन, और इसी को बुलाते हैं हम कंस्ट्रक्टिव और बिल्डिंग अप फेज। कंस्ट्रक्टिव फेज, बिल्डिंग अप, ब्रेकिंग डाउन, कैसे भी बोला। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना रेस्पिरेशन एंड प्रोटेक्शन। देखो इन केस ऑफ लाइक रेस्पिरेशन, दैट इज अपना ग्लूकोज है। अब देखो यहाँ पे मुझे रिएक्शन बैलेंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, मैं जेनेरिकली बता रहा हूँ, दैट इज C6H12O6 इन वाटर है, हाँ, एंड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम this glucose is broken down into the CO2, 6 molecules of CO2 plus water है plus एनर्जी, इनमें ये कन्वर्ट हो जाए, बराबर है। अब देखो उसी केस में प्लांट व्हाट दे आर गोइंग टू डू, यूजिंग दिस सेम कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल, they will convert this carbon dioxide molecules into the glucose. So this together is catabolism plus anabolism, that is shown by the, like यहाँ पे प्लांट सेल का एग्जांपल है, like it is possible for all the cell cycle, इसी एक रिएक्शन में नहीं, एक रिप्रेजेंट है, and all living organisms is the metabolism, there is not a living organism that will not show the metabolism। and और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, there is not a any non living thing which will show the metabolism। आप बोलोगे सर इसमें एक होता है, देखो हम लोग ना लेबोरेटरी में कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसको क्या बुला, हाँ तो सेल भी नहीं है,
सपोज मैंने स्टार्च लिया, उसमें अमाइलेज डाला, यही तो अपने बकल कैविटी में रिएक्शन होती है। सेम रिएक्शन मैंने टेस्ट ट्यूब में करके दिखाई। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, दैट इज कैटाबोलिज्म ऑफ स्टार्च। इसको क्या बोलेंगे? इनको बुलाएंगे हम लिविंग रिएक्शन, नॉट लिविंग। उनको बुलाते हैं हम लिविंग रिएक्शन से, वो दोज आर डेफिनेटली लिविंग रिएक्शन। याद रखो, उनको लिविंग रिएक्शन बुलाएंगे, उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बुलाएंगे। As all living organisms show metabolism and no non-living organism or non-living thing show the metabolism, metabolism becomes the first आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये डिफाइनिंग है, ये मेटाबॉलिज्म इज फर्स्ट। आप हम लोगों ने तीन देखी, ग्रोथ देखी नॉन डिफाइनिंग की, रिप्रोडक्शन देखी नॉन डिफाइनिंग की, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बाय ओनली लिविंग। आई बात समझ में? आई होप सो। नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन विल शो द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, whether it is an unicellular organism or it is multicellular। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मल्टी सेल्यूलर को ही बुलाएंगे। इट द ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेल्युलर, मे बी मल्टी सेल्यूलर, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विल शो द प्रेजेंस ऑफ सेल, और प्रेजेंस ऑफ सेल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द लिविंग। इसीलिए देखो, आपको ना सेल नाम का एक चैप्टर, इसमें एक सेंटेंस आएगा, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे बाद में। नो, लाइक वहां पे हम लोग बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म या एनीथिंग दैट डज नॉट शो द सेल्यूलर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग। मैं इसका बता रहा हूँ, सिंपल देखेंगे। इसलिए हम वायरसेस, प्रायॉन्स, वायरॉइड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं लाते, बिकॉज दे डू नॉट शो द लिविंग cellular structure. They do not show the living cellular structure. That's why we cannot call them as the living. So all living organisms show the cellular structure and no non-living thing show the cellular structure. That's why this is also a defining feature, the defining property. This is also a defining. आ रही ये बात समझ में? एंड लास्ट वन इज द, बहुत ही सिंपल है, दैट इज कॉन्शियसनेस। Consciousness is about the awareness. It is about the awareness. Awareness मतलब क्या? Like हमारे आजू बाजू होने वाली चीजें, सपोज इफ इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड, but obviously wear the sweater or the sweater. If it is extremely hot, that is you put on the AC or the fan. That means you are aware about change in temperature in the sun. You are aware about the threats, you are aware about the everything like happening around you, and this is called as consciousness. Suppose आपको, आप क्लासरूम में बैठे हो, कोई दोस्त होता है वो पीछे से पोक करता है, या कोई होता है आपको पेन टच कर देता है, तो लाइक यू गिव द रिस्पॉन्सिवनेस। कॉन्शियसनेस को हम यही बुलाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुलस, that is your awareness. We are aware about the change in temperature, change in pH, change in salt, लाइक इन सब के बारे में हम लोग अवेयर होते हैं। लाइक आजू बाजू में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, लाइक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, दे आर अवेयर अबाउट द ह्यूमन बीइंग आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स, दे आर सेल्फ कॉन्शियस। यहाँ पे एक वर्ड ये आपको सेंटेंस है, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट शो द सेल्फ कॉन्शियसनेस। उनको खुद के बारे में, खुद के लाइक बॉडी के बारे में, पोजीशन के बारे में अवेयरनेस होता है, तो दे आर सेल्फ कॉन्शियस। उनको सेल्फ आ रही है बात समझ? तो वी हैव डिस्कस। हाँ, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन be aware about their surrounding and all living organisms are aware about their surrounding. This is also one defining feature of all living organisms. So अब हम before we summarize the session or before we end up the session,
ये लेक्चर एंड करने से पहले हम लोग इसमें एक इंपॉर्टेंट पिक्चर लेते हैं. लेट्स लिस्ट आउट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड नॉन डिफाइनिंग. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आएगी पहला वाला मेटाबॉलिज्म. देखो हाँ, मैंने पहले डिफाइनिंग लिखी है, अदरवाइज आप डाल दोगे उसमें ग्रोथ. सेकेंड वन इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. And third one is the consciousness. Third one is the consciousness. These three are the defining features or properties, and non-defining में दो है, growth and detail. These two are non-defining. Growth and regression are okay. So this was all about the characteristics of living thing. ये यहाँ पे समझ लीजिए जरूरी है. ये पार्ट आपके नए वाले एनसीईआरटी से ओमिट किया गया है, तो आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हो. We will meet in the next lecture. Thank you very much.